तीन ऐसे स्टॉक्स या बिजनेसेस जहां पे रिसेंटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी मेनली एफआईआईज और डीआईआईज ने रिसेंटली एक सिग्निफिकेंट स्टेक इंक्रीज किया है। इनके बिजनेस पर डिस्कशन आज मैं आपके साथ ये वीडियो में करने वाला हूं। इंस्टीट्यूशनल बाइंग को बहुत ही क्लोजली फॉलो करना ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी या फ्रेमवर्क है जो मैं कभी कभी यूज करता हूं एज चीट कोड टू क्विकली आइडेंटिफाई एंड शॉर्टलिस्ट बिजनेसेस, जिसके जरिए मैं उन्हें इमीडिएटली पिक कर सकूं आगे स्टडी करने के लिए। इनफैक्ट कुछ ही मिनटों में अभी आगे दोस्तों मैं आपके साथ एक बेसिक स्क्रीनर की क्वेरी भी डिस्कस करूंगा जिसको यूज करके ये तीनों बिजनेसेस मेरे शॉर्टलिस्ट में भी आए। बट बिफोर दैट दोस्तों स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो या ये चैनल पे शेयर किया हुआ कोई भी कंटेंट का पीस इज नॉट फॉर रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो चलिए डिस्कशन कमेंट्स करते हैं। तब तक आप ये लाइक बटन दबा दीजिए YouTube के एल्गोरिदम को एक मैसेज देने के लिए। डायरेक्टली बिजनेसेस पे जंप करने से पहले 1-2 मिनट लगा के मैं आपके साथ एक बेसिक स्क्रीनर की क्वेरी डिस्कस करना चाहूंगा जो मैंने प्राइमरीली यूज की टू क्रिएट माई फर्स्ट शॉर्टलिस्ट। तो यहाँ पे एज यू कैन सी देयर आर 3 सेक्शंस। सबसे पहले मैंने एक कैप लगाया मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, जहां पे मैंने वो कंपनीज प्रीफर की जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। तो दिस विल एंश्योर कि हमारा पूल माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का रहे। दूसरा पैरामीटर जो मैंने यूज किया वो था रिटर्न ऑन इक्विटी, और मैंने प्रेफर किया कि ये नंबर 10% से ज्यादा हो, यानी कि बिजनेस में जो इक्विटी का पैसा लगा हुआ है उस पर 10% से ज्यादा रिटर्न आ रहा हो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कट मैंने प्रेफर किया कि चेंज इन डीआईआई होल्डिंग एंड चेंज इन एफआईआई होल्डिंग ये दोनों 1% से ज्यादा हो। दिस विल एंश्योर इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये क्वेरी रन करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि हमारा पूल रफली 20 कंपनी से ज्यादा का निकला। और उसके बाद मैंने अपने डिस्कशन पे 3 बिजनेसेस को आइडेंटिफाई किया फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए। अब यहाँ पे आप ये वाली क्वेरी में और चेक्स एंड बैलेंसेस ऐड कर सकते हो या ये क्राइटेरियाज को रिलैक्स भी कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट कैप बढ़ा दूं तो मेरा पूल और बड़ा हो जाएगा। आई कैन ऐड वैल्यूएशन के पैरामीटर्स टू डेट टू इक्विटी और मल्टीपल पैरामीटर्स है। बट पॉइंट बिंग दोस्तों, किसी भी सिस्टम की तरह ये सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है। इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। हो सकता है कि हम कुछ कंपनीज पे मिस आउट भी करें, पर फर्स्ट पेज में सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। कोई भी सिस्टम कभी भी परफेक्ट नहीं होता। अब इसी थॉट के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं फर्स्ट बिजनेस पे बाय द नेम ऑफ पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप शेयर होल्डिंग की पैटर्न ऑब्जर्व करो तो एफआईआईज और डीआईआईज का स्टेक मार्च 2024 में रफली 17-18% के अराउंड था। ये इंक्रीज होके अब टोटल 28% पे गया है। एंड एफआईआई और डीआईआई ये दोनों ने स्टेक इंक्रीज किया है। अगर सबसे पहले मैं ये कंपनी के बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो दे आर मेनली इनटू द ऑटो एंड ऑटो डीलरशिप का बिजनेस। ये कंपनी अपनी डीलरशिप्स द्वारा अलग अलग सर्विसेज जैसे कि बाइंग ऑफ न्यू व्हीकल्स, सर्विसेज एंड रिपेयर्स का बिजनेस, स्पेयर पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ प्री ओन्ड कार्स, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस को सेल करना, ऐसी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 1984 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी एंड हैज मोर देन 430 टच पॉइंट्स और 4 स्टेट्स में दोस्तों मेनली प्रेजेंस रखती है। अब यहाँ पे एक ये ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन का भी रिस्क हुआ जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर आप इनकी प्रेजेंस देखो अक्रॉस दी ऑटो सेगमेंट्स, तो ये 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम प्रेजेंस रखते हैं और मल्टीपल ब्रांड्स में ये डील करते हैं जैसे कि मारुति सुजुकी, होंडा, भारत बेंज, टाटा मोटर्स, पियाजियो, एथर, जैगुआर लैंड रोवर एक्सेट्रा। करंटली एज ऑन 6 अक्टूबर अगर मैं इनके वैल्यूएशन के पैरामीटर्स या मल्टीपल्स देखूं तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो अराउंड 20 टाइम्स है, 8 टाइम्स ईवी बाय EBITDA मल्टीपल है एंड 0.3 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो। यहाँ पे ये वाले वैल्यूएशन के मल्टीपल्स पे अगर आने वाले टाइम में वापस ग्रोथ पिकअप करती है तो एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है। बट बिफोर डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द कंक्लूजन्स, एक लेवल डीपर जाके थोड़ा बिजनेस मॉडल और अच्छे से समझते हैं। कहते हैं ना द डेविल इज इन द डिटेल। तो अगर आप इनके पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट को और क्लोजली ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे ये रेवेन्यूज में सर्विसेज और रिपेयर्स अप्रोक्सीमेटली 19% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं। बट जहां तक इबिटा या कामकाजी मुनाफे की बात है तो ये लगभग 65% इबिटा कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉइंट बीइंग फ्रेंड्स, सर्विसेज और रिपेयर्स ये एक ऐसा सेगमेंट है जो हाई मार्जिन है और अगर कंपनी आने वाले टाइम में यहाँ पे एग्रेसिवली स्केल अप कर पाती है थ्रू वेरियस टच पॉइंट्स एंड डीलरशिप नेटवर्क, तो ये एक गेम चेंजिंग मूव रह सकता है। अब ये सर्विसेज और रिपेयर में एग्जैक्टली क्या क्या आता है चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले इट इंक्लूड्स वर्क अंडरटेकन ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड, services taken by the customer outside the warranty period, collision repair services, running repair services, etc. अभी इनके बिजनेस मॉडल में एक बात गौर करने वाली है, इनकी प्रेजेंस मेनली 4 स्टेट्स में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और इसमें भी एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इनका केरला की टेरिटरी में है।
तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन का तो रिस्क है। एट द सेम टाइम एक और ऑब्जर्वेशन मैं शेयर करना चाहूंगा इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो बिटवीन सितंबर 2023 एंड जून 2024, इनके रेवेन्यूज 1600 करोड़ से लगभग 1300 करोड़ पे आ गए हैं। एंड ग्रोथ में भी एक स्लो डाउन देखा जा रहा है फ्रॉम 16% टू 4.5%। मार्जिन्स भी रिड्यूस हुए हैं फ्रॉम 5% टू 3.48%। और इसी के चलते डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट में भी देखने मिलेगा, जहां पे सितंबर 2023 में इनका नेट प्रॉफिट 32 करोड़ के अराउंड था। जून 2024 के क्वार्टर में ये प्रॉफिट 5.45 करोड़ के अराउंड आ गया। एंड इसलिए फ्रेंड्स, लिस्टिंग के बाद यहाँ पे मार्केट ने इसे पनिश भी किया। अगर आप लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस एक्शन का बिहेवियर क्लोजली ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे करंटली एक डाउन ट्रेंड देखा जा रहा है, जो हमें ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से पता लगता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्योरली प्राइस एक्शन के टर्म्स में बात करूं एज टेक्नो फंडा इन्वेस्टर, तो मैं सबसे पहले तो इंटरेस्टेड रहूंगा एक बेस फॉर्मेशन में या फिर एक बॉटम फॉर्मेशन में। और इसीलिए आगे आने वाले टाइम में ये प्राइस एक्शन कैसे इवॉल्व होता है, ये क्लोजली मॉनिटर या ऑब्जर्व करना एज इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहेगा। ये डिस्कशन में मैं एक और पॉइंटर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमने जो अक्टूबर में डीप डाइव किया टेक कंपनी की, वहां पे भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने स्टेक इंक्रीज किया है। प्लस अगर मैं इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स की बात करूं तो ये पीयर कंपैरिजन में इनके नीचे है। बहुत महीनों बाद दोस्तों किसी टेक कंपनी पर डीप डाइव की है ये अक्टूबर में। अगर आप मेरी प्रीवियस डीप डाइव्स देखो तो मैंने एक डिजिटल इंडिया के बिजनेस पे बात की है, ER&D एक कंपनी, ब्लॉकचेन बेस्ड बिजनेस, इनके अलावा दूसरे मेगा थीम्स जैसे कि डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल्स, इनमें से भी बिजनेस इस पर डीप डाइव्स शेयर की है। अभी तक मैंने ऐसी 30 डीप डाइव शेयर की है। ये 30 डीप डाइव्स के माध्यम से मैंने अपने प्रोसेसेस, फ्रेमवर्क्स, एक्सपीरियंस, मैं बिजनेस को कैसे इवैल्यूएट करता हूँ, ये सब शेयर किया है मैंने अपनी ये कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। रेगुलरली मैं टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के ब्लॉग्स भी शेयर करता हूँ। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को लेके काफी सीरियस हो, तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको बहुत अपील करेगी। ये कम्युनिटी आपको डेफिनेटली एक बार तो एक्सप्लोर करनी चाहिए। इसे आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एंड ऑप्टिंग फॉर डीप डाइव मेंबरशिप्स। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे बिजनेस पे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स या नंबर्स आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आप ये कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स देखो तो यहाँ पे सेल्स में एक तेजी से ग्रोथ देखने मिलेगी। इनके रेवेन्यूज जून 2023 में 140 करोड़ के अराउंड थे, जो इंक्रीज होकर 160 करोड़ पे गए, देन 180 करोड़, और जून 2024 यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर में ये 200 करोड़ के अराउंड आ गए। और अगर आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज भी देखो सेल्स की, तो ये पिछले 3 क्वार्टर से 30% से ज्यादा रही है। ये बिजनेस जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं, इट इज इनटू बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट एंड इट इज बाय द नेम ऑफ कैरिसल। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून 2024 में FIIs और DIIs मिला के लगभग 7.9% की होल्डिंग थी। जुलाई 2024 में ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 13% पे आ गया है। अगर मैं कैरिसल के बिजनेस की बात करूं तो इट इज अ वेल नोन ब्रांड दैट इज नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ किचन सिंक्स। अब वो किचन सिंक आइदर स्टील के हो सकते हैं या क्वार्ट्ज के हो सकते हैं, बट मैं आपका ध्यान अब स्पेसिफिकली क्वार्ट्ज सिंक की ओर खींचना चाहूंगा फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन इज द डिमांड फॉर इट। ये डिमांड ग्लोबल लेवल पे 25% के कैगर से बढ़ रही है। और दूसरा रीजन है प्रीमियमाइजेशन का। क्वार्ट्ज के सिंक्स का लुक एंड फील इज मोर प्रीमियम कंपेयर्ड टू स्टेनलेस स्टील्स। ग्लोबली 7 मिलियन क्वार्ट्ज के सिंक शूक टेक्नोलॉजी से बनते हैं, विच इज अ जर्मन टेक्नोलॉजी। और एशिया में कैरिसल इज द ओनली मैन्युफैक्चरर विद एक्सेस टू शूक टेक्नोलॉजी। इनकी सालाना 1 मिलियन क्वार्ट्ज के सिंक मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है और कैरिसल 55 प्लस कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पे क्वार्ट्ज सिंक के सेगमेंट में एक और एडवांटेज है। सबसे पहले ये एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, एसेट टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है, और ये सिंक्स बनाने के लिए जो मोल्ड्स लगते हैं उनकी शेल्फ लाइफ या लॉन्जेटिविटी 15 साल की है। मतलब एक आगे लंबे टाइम के लिए वो आप मोल्ड्स को रीयूज कर सकते हो। ग्लोबली सिर्फ 4 प्लेयर्स हैं जो क्वार्ट्ज के सिंक बनाते हैं यूजिंग द शूक टेक्नोलॉजी। 80 to 85% ऑफ द इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ द स्टेनलेस स्टील एंड ओनली 8 to 10% मेक्स यूज ऑफ द क्वार्ट्ज सिंक। तो क्लियरली यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ स्टेनलेस स्टील और क्वार्ट्ज के सिंक का, तो एक डिमांड सप्लाई में गैप तो डेफिनेटली देखने मिलेगा। तो ये एक बिजनेस का मार्केट है दोस्तों क्वार्ट्ज सिंक का, विच कैरिसल कैन राइड ऑन। इनफैक्ट कैरिसल हैज आल्सो एक्सपांडेड इनटू न्यू ज्योग्राफीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, सिंगापुर, टर्की, वियतनाम। बट जब आपका बिजनेस इतना एक्सपोर्ट ड्रिवन होता है तो उसके चलते एक रिस्क भी आता है, और वो रिस्क है सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का। मैनेजमेंट ने यहाँ पे रिसेंट कॉन कॉल में खुद शेयर किया है कि यहाँ पे लॉजिस्टिक्स को लेके 2 चैलेंजेस है। सबसे पहले कंटेनर की अवेलेबिलिटी और दूसरा हायर फ्रेट कॉस्ट। ये दोनों चैलेंजेस रेड सी क्राइसिस के चलते हैं और मार्जिन्स पे इंपैक्ट इसके चलते देखा जा रहा है। और दूसरा रिस्क यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन का है,
जिसके चलते मैनेजमेंट का स्टांस कॉशियस है। मिडल ईस्ट के क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर, इसके चलते सप्लाई चेन डिसरप्टेड रह सकती है। अगर मैं लेटेस्ट कॉन कॉल की बात करूं तो मैनेजमेंट इज ऑप्टिमिस्टिक ऑफ अचीविंग द रन रेट ऑफ 800 करोड़। जस्ट फॉर द पर्सपेक्टिव, लास्ट ईयर यानी कि FY24 में इनके रेवेन्यूज 680 करोड़ के थे, जो मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है 800 करोड़ तक ले जाने का ये साल। एंड मैनेजमेंट ने इनफैक्ट यहाँ पे ये भी शेयर किया है कि इफ एवरीथिंग गोज वेल दे कैन टारगेट 1000 करोड़ एज वेल। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एग्जैक्टली कैसे प्ले आउट होती है, इसे क्लोजली ऑब्जर्व करना या मॉनिटर करना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा एज इन्वेस्टर। अभी अगर मैं यहाँ पे इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स की बात करूं, मेनली प्राइस अर्निंग रेशियो, तो ये करंटली लगभग 35 टाइम्स के नीचे है। और यहाँ पे इसके पिछले 3 साल का मीडियन प्राइस अर्निंग का मल्टीपल लगभग 35 टाइम्स के राउंड रहा है। तो क्लियरली अपने हिस्टोरिकल कंपैरिजन में ये मल्टीपल अपने एवरेजेस के इन एंड अराउंड है या स्लाइटली ये बिलो ही है। अब आपके सामने मैंने कैरोसेल का वीकली प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स रखे हैं। जैसा आप चार्ट से देख पा रहे हो, 2022 से लेकर 2024 में ये स्टॉक एक लंबी कंसोलिडेशन से गुजरा और यहाँ पे एक इन्वर्टेड इनफैक्ट हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी देखने मिला। बट ब्रेकआउट के बाद पिछले कुछ महीनों से 2024 में एक यहाँ पे चार्ट्स पे बेरिशनेस भी देखी जा रही है, जो हमें पता लगती है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का पैटर्न देख के। बट अगर आप यहाँ पे 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऑब्जर्व करो तो करंटली ये उसके बिलो ट्रेड कर रहा है पिछले 1-2 हफ्तों से। जहां तक दोस्तों चार्ट्स पे सपोर्ट जोन की बात है तो वो मैंने आपके सामने मार्क करके रखे हैं इन एंड अराउंड द लेवल्स ऑफ 700। ये वाले लेवल से वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट भी दिखा गया और अभी ये वापस पुल बैक कर रहा है। अभी आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पे प्राइस एक्शन के चार्ट्स में वापस क्या स्टेज 2 का अप ट्रेंड कमेंट्स होता है या फिर एक ब्रेकडाउन देखा जाएगा, इसे ऑब्जर्व करना और मॉनिटर करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा एज अ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल ऑफ टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग। अभी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन में लाते हैं तीसरे बिजनेस को बाय द नेम ऑफ स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स। ये एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कंपनी है जो मैन्युफैक्चर, ट्रेड और सेल करती है इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स को। इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स अगर मुझे बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो तो ये प्लास्टिक के पॉलीमर्स है दैट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स एंड साइजेस यूजिंग हीटिंग एंड कूलिंग। स्टाइरेनिक्स एज अ कंपनी थर्मोप्लास्टिक्स के सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि एप्सोलैक ABS, स्टाइरोलॉय, एप्सोलॉन या सैन, पॉलीस्ट्रीन एक्सेट्रा। ABS और सैन प्रोडक्ट्स में इनकी लीडरशिप है और पॉलीस्ट्रीन और पॉलीमर सेगमेंट्स में ये कंपनी ग्रो करने का एम्बिशन रखती है। ABS में इनका 30% का मार्केट शेयर है और पॉलीस्ट्रीन में 20% का। और अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन देखूँ तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में पाई जाती है, जैसे कि ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, पैकेजिंग, टॉयज एक्सेट्रा। इनके यहाँ पे मार्की कस्टमर्स है जैसे कि ऑटो के सेगमेंट में हीरो, होंडा, बजाज, ओला, मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड। ड्यूरेबल्स में आते हैं LG, सैमसंग, हायर, डाइकिन, हेवल्स, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, केंट एक्सेट्रा। और भी बाकी सेगमेंट्स में दूसरे कस्टमर्स है जैसे कि फ्लेयर, लिंक जहाँ पे राइटिंग सेगमेंट आ गया, स्टीलबर्ड और वेगा जो हेलमेट्स में है, और बाकी सारे OEMs। इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है लोकेटेड इन नंदेसरी, मोक्षी, कटोल एंड दहेज, जहां पे ये अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इन रीसेंट कॉन कॉल्स, इनकी कैपेसिटीज अभी फुल्ली ऑपरेट हो रही है, मतलब ये पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटीज पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके चलते आगे आने वाले टाइम में इनको कैपेसिटीज इंक्रीज करनी होगी ग्रोथ के लिए। अब ये कैपेसिटीज इंक्रीज करने का 2 तरीके से प्लान कर रही है। पहले इनका टारगेट है डी बॉटलनेकिंग का, जिसके जरिए ये अपने एग्जिस्टिंग प्लांट्स में एफिशिएंसीज बढ़ाएंगी ज्यादा प्रोडक्शन और आउटपुट लाने के लिए। और दूसरा जरिया ये टारगेट कर रहा है कैपेसिटी एक्सपांशन का थ्रू ब्राउनफील्ड एक्सपांशन, मतलब एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज के इन एंड अराउंड ही और यूनिट्स को एस्टैब्लिश करना जो कैपेसिटीज को बढ़ाएगा। आने वाले टाइम में ये कैपेसिटीज को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने 650 करोड़ को ईयरमार्क करके रखे हैं एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इनके बिजनेस में एप्सोलैक ABS करके एक हीरो प्रोडक्ट है जिनके एप्लीकेशंस आइदर ऑटो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में पाए जाते हैं। इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी समवेयर इन द रेंज ऑफ 85 KT है। ये FY25 में इंक्रीज होकर 105 KT पे जाएगी और FY28 तक इसको डबल करने का प्लान है टू 210 KT। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कैपेसिटीज में इंक्रीज देखा जाएगा आने वाले 3-4 सालों में। इनफैक्ट यहाँ पे इनके बिजनेस में एक और प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ एप्सोल एंड सैन, जिसके एप्लीकेशंस पाए जाते हैं राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्मॉल अप्लायंसेस, कॉस्मेटिक्स की पैकेजिंग एक्सेट्रा। ये करंटली 2.1 लाख टन पे है एंड बाय FY28 इसे 3.6 लाख टन तक ले जाने का टारगेट है मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा जा सकता है आने वाले टाइम में एज फार एज द कैपेसिटीज आर कंसर्न्ड।
बट दोस्तों कभी भी कोई भी कंपनी कैपेसिटी एक्सपांशन या केपेक्स करती है तो उससे जुड़े हुए कुछ रिस्क भी आते हैं। हो सकता है कि किसी कारण से केपेक्स डिले हो जाए बिकॉज ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फैसिलिटीज। बट फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी कंपनी अगर केपेक्स कर रही है या अपनी कैपेसिटीज इंक्रीज कर रही है तो उससे जुड़े हुए कुछ रिस्क भी रहते हैं। हो सकता है कि वो एक्सपांशन में लगने वाले एसेट्स इक्विपमेंट्स उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। हो सकता है कि डिमांड वो इंडस्ट्री में ऊपर नीचे हो जाए। आपने नई कैपेसिटीज तो खड़ी कर दी बट अब इंडस्ट्री में उतनी डिमांड ना रही हो। एट द सेम टाइम अगर ये एक्सपांशन में डिले आता है तो आपने एक लेवल ऑफ कॉस्ट तो इनकर कर लिया बट वो कैपेसिटीज के थ्रू जो रेवेन्यू आने वाला होता है वो डिलेड रहता है। और ये एक एग्जीक्यूशन का रिस्क है जो हमें एज इन्वेस्टर्स पता होने चाहिए, स्पेसिफिकली वो वाली कंपनीज में जहां पे कैपेसिटीज इंक्रीज हो रही है या केपेक्स हो रहा है। यहाँ पे इनके बिजनेस में एक और थ्रेट या रिस्क मैं हाईलाइट करना चाहूंगा और वो है रॉ मटेरियल का। इनके बिजनेस में दो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स लगते हैं, स्टाइरिन और अक्राइलोनाइट्राइल, जो इंटर्न डिपेंड करते हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बैकवर्ड वैल्यू चेन में दूसरे फीड स्टॉक्स पे। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी फ्लक्चुएशन क्रूड ऑयल की प्राइसिंग में एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है कॉस्ट और मार्जिन को। प्राइस एक्शन के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो वीकली चार्ट्स में यहाँ पे 2023 में एक ब्रेकआउट दिखा गया स्टेज 2 का। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिखा गया। स्टेज 2 अपट्रेंड का हमें पता लगता है ऊपर जाती हुई 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखकर। करंटली यहाँ पे एक करेक्शन देखा जा रहा है एंड इट इज पुलिंग बैक टू द इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स। जहां तक दोस्तों इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स की बात है तो 2310 ये एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट है वीकली चार्ट्स पे, जिसके अराउंड पिछले 3 हफ्ते का एक लो भी बना था। तो यहाँ पे एक आने वाले टाइम में नया बेस फॉर्मेशन कैसे प्ले आउट होता है, नया प्राइस एक्शन का बिहेवियर कैसा रहता है, ये ऑब्जर्व करना और मॉनिटर करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वेल फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग इज रिस्की। एट द सेम टाइम इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स तो और भी रिस्की होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमारी वॉच लिस्ट कॉन्स्टेंटली नहीं बना सकते। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस को कॉन्स्टेंटली स्टडी करके अपनी वॉच लिस्ट को अपडेटेड रखना। और इसीलिए आप अपना रिसर्च या स्टडी स्टार्ट कर सकते हो ये वाले वीडियो से, जहां पे मैंने 10 अंडररेटेड स्मॉल कैप बिजनेसेस को डिस्कस किया है। ये कंपनीज के बिजनेस मॉडल टू सम एक्सटेंट डिफरेंशिएटेड हैं और अभी ये उतने मेन स्ट्रीम में पॉपुलर भी नहीं हुए। गिव्स ऑल द मोर रीजन टू क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड टेक योर स्टडी अहेड।